नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन विषय का अध्यापन कार्य कर रहा हूं। आपके सामने मैं स्वयं पोर्टल पे बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक कोर्स शुरू किया है, जिसमें आज मैं आपके बीच में मॉड्यूल 6 का लेक्चर 3 पे चर्चा करेंगे। अगले आधे घंटे में हम इसमें सेक्टर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी, एकोमोडेशन, लॉजिंग, फूड एंड बेवरेज, रिक्रिएशन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड इवेंट्स, आतिथ्य उद्योग का जो क्षेत्र है उसमें आवास, खाद्य और पेय, मनोरंजन और घटनाक्रम पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम आधे घंटे में अपने पूरे लेक्चर को एकोमोडेशन, लॉजिंग सेक्टर का जो है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में बताएंगे, उसका क्षेत्र क्या है। फूड एंड बेवरेज जो F&B सेक्टर है इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और रिक्रिएशन एंड इंटरटेनमेंट इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आतिथ्य उद्योग में मनोरंजन की व्यवस्था क्या है, रिक्रिएशन की व्यवस्था क्या है। एंड इवेंट इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इवेंट और जो ऑर्गेनाइज होते हैं उसका क्षेत्र क्या क्या है, वो उसमें क्या इसकी भूमिका रहती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि एकोमोडेशन लॉजिंग सेक्टर पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है उसका जो प्रभाव है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आवासीय व्यवस्था जो है ये टेम्पररी एकोमोडेशन जो है ना, ये टेम्पररी फैसिलिटी होती है टूरिस्ट के लिए। अल्पकालिक आवास, इसको लॉजिंग को हम अल्पकालिक आवास के रूप में भी समझ सकते हैं। और ये अल्पकालिक आवास जो है ये अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है, जहाँ पे टूरिस्ट यात्रा के दौरान रात को रुकता है, रुकने के बाद वो थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए और वहाँ से फिर अपनी जो ऑब्जेक्टिव होता है यात्रा का, उस यात्रा के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मूव कर जाता है। तो जो ठहरने के जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लॉजिंग के, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँ कि ये जो अस्थायी एक तो प्रवास होता है लॉजिंग का, जो भी टूरिस्ट इसका यूटिलाइजेशन करता है या यात्री यूटिलाइजेशन करता है वो उसके अस्थायी प्रवास में ही, वो परमानेंटली नहीं स्टे करता है। ये इसकी एक खास विशेषता है। दूसरा जो है फैसिलिटीज, जो है फैसिलिटीज में वो जिस प्रकार का होटल या आवास की व्यवस्था है, लॉजिंग की व्यवस्था है, वो लग्जरी अगर है तो लग्जरियस फैसिलिटी होती है। बजट कैटेगरी का है या लो बजट का है तो उसके हिसाब से उसमें फैसिलिटी होती है। उस फैसिलिटी में हम सुविधाएं में बिस्तर है, वॉशरूम है, उसका भंडारण की सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है, कक्ष सेवा है, इंटरटेनमेंट की जो रूम सर्विस जो वगैरह जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी क्या है, रूम के अंदर टीवी है कि नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि हाउ मच आई एम पेइंग फॉर लॉजिंग फैसिलिटी। हम अपने और क्या मैंने सेलेक्ट किया है अपने लॉजिंग के लिए, किस तरह के सर्विसेज सेलेक्ट की है, डिजायर अपनी क्या रही है और उसके अनुसार हमने पेमेंट क्या किया है, तो उसके अनुसार हमारी फैसिलिटी होती है। उसके बाद ये तीसरा अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो विकल्पों की विविधता होती है, वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। मतलब लॉजिंग के सेक्टर में मैंने बताया कि एक तो हाई क्लास, हाई रेट पे हमको हाई क्लास की लग्जरी व्यवस्था मिल सकती है रुकने के लिए, ठहरने के लिए। दूसरा जो है बजट कम है तो हम लो बजट में भी रुक सकते हैं, धर्मशाला में रुक सकते हैं, पीजी में रुक सकते हैं, पेइंग गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। तो ये इसकी कैटेगराइजेशन है, मल्टी डायमेंशनल ऑप्शन होते हैं टूरिस्ट को रुकने के लिए और इस लॉजिंग की फैसिलिटी को प्राप्त करने के लिए। तो ये जितने मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र हैं ये सभी जो है हॉस्पिटैलिटी का, एकोमोडेशन सेक्टर का जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। उस सेगमेंट के अनुसार जो है वहां पे टूरिस्ट रुकता है। तो जो लॉजिंग का जो ठहरने के जो प्रकार हैं उसके आधार पे हम उसको कैटेगराइजेशन जब करते हैं तो होटल्स आता है। होटल में भी मैंने बताया कि लग्जरी होटल है। लग्जरी होटल में मतलब वहां पे लग्जीरियस फैसिलिटी की उपलब्धता, जहां पे विलासिता की चीजें जो है बहुत आसानी से उपलब्ध रहती है, आराम से। आप जैसे स्पा है, अच्छे क्वालिटी का भोजन है और व्यक्तिगत सेवाएं जैसे कि जिम की सुविधा हो सकती है और भी इंटरटेनमेंट की सुविधा हो सकती है। लग्जरियस होटल में वॉट एवर डिमांड बाय द कस्टमर दैट मे बी फुलफिल बाय द
होस्ट मतलब उस होटल के द्वारा जो है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है, जो भी उसकी डिमांड होती है, जेन्युइन डिमांड होनी चाहिए। तो उस डिमांड के अनुसार उसको लग्जरी होटल में, मतलब वो 5 स्टार या 5 स्टार डिलक्स अच्छे कैटेगरी के जो होटल है उसमें इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। दूसरा जो बजट होटल है, तो बजट होटल बुनियादी सुविधाओं के साथ किफ़ायती आवास इनको बोला जाता है, मतलब कम बजट में एक ठीक-ठाक आवासीय व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था वो करते हैं। और बिजनेस होटल होते हैं, जो व्यावसायिक होटल जिनको कहा गया है। तो बिजनेस होटलों का जो काम है वो व्यावसायिक, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है कि अगर कोई बिजनेस मीट करना चाहे, बिजनेस मीटिंग कॉन्फ्रेंस करना चाहे, तो उसके अनुसार वो कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार हॉल कुछ इस तरह की व्यवस्था करके रखे। और बिजनेस के लिए बैंक्वेट, अगर बड़ी मीटिंग हो रही है तो उसके हिसाब से जो है बैंक्वेट वगैरह की व्यवस्था हो। उन बिजनेस जो करने वाले लोग हैं उनके लिए अगर कोई और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी वो रिक्वायर्ड चाहते हैं तो उसके अरेंजमेंट वो कर सकें। तो व्यावसायिक होटलों में बैठक कक्ष और खाने पीने की व्यवस्था जो है वो सिंपल और ठीक ठाक तरीके से जो उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा ध्यान में रखा जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो रिजॉर्ट जो ठहरने के प्रकार में है। तो होटल के बाद जो है रिजॉर्ट का स्थान आता है। रिजॉर्ट को मैंने कई बार बता चुका हूं अपने लेक्चर में। रिजॉर्ट जो है एक नेचुरल साइट्स पे इको फ्रेंडली आवासीय व्यवस्था है और इसका जो फोकस है वो अच्छे तरीके से, मतलब लग्जरियस फैसिलिटी एट द नेचुरल साइट्स। अब वो नेचुरल साइट कुछ भी हो सकती है, सी साइट रिजॉर्ट हो सकता है समुद्र के किनारे का, रिवर व्यू रिजॉर्ट हो सकता है नदी के किनारे का, रिवर बैंक रिजॉर्ट नदी के किनारे का, या रिवर व्यू रिजॉर्ट, लेक व्यू रिजॉर्ट हो सकता है, किसी लेक के किनारे का रिजॉर्ट हो सकता है, डेजर्ट व्यू हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है। तो जहां पे अभी है वो रिजॉर्ट, वहां पे उसके हिसाब से थोड़ा ये लंबे एरिया, इसका एक्सटेंड जो है ना, फैलाव ज्यादा होता है और इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी का, गार्बेज कम यहाँ से निकलते हैं। वो मतलब रिजॉर्ट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम जीरो गार्बेज पे अपने आवासीय व्यवस्था को लेके चला रहे हैं और नेचर को हार्म नहीं पहुंचाते। उसमें कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है। बहुत सारे रिजॉर्ट जो है गोल्फ कोर्स वगैरह की व्यवस्था रखते हैं, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था रखते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह या नेचुरल अट्रैक्शन होते हैं तो उस नेचुरल अट्रैक्शन में कुछ नेचर बेस्ड एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट वो रखते हैं। तो ये उनका जो है रिजॉर्ट की खासियत होती है। उसके बाद हम देखते हैं हॉस्टल्स। तो हॉस्टल बजट यात्रियों के लिए एक बहुत भी लोकप्रिय होता है और ये छात्रावास की शैली के कमरे और सामुदायिक क्षेत्र प्रदान करता है। फिर हम देखते हैं कि मोटल्स। मोटल जो है मुख्य रूप से सड़कों यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, आसान होता है, ये पहुंच होता है, इनकी जो है पहुंच के अंतर्गत आता है। तो ये एक बढ़िया मोटल भी एक व्यवस्था क्षेत्र का अंतर्गत आता है। बेड एंड ब्रेकफास्ट, बिस्तर और नाश्ता, ये मतलब ये छोटे आकर्षक प्रतिष्ठान आरामदायक रहने और घर का बना भोजन प्रदान करते हैं। मतलब ये छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हों या कुछ छोटे रूम होते हैं, मकान होती हैं, जिसमें लोग B&B पे बेड एंड ब्रेकफास्ट, मतलब आपको रुकिए और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करिए, फिर आप अपने साइट सीइंग या अपने डेस्टिनेशन पे अपने काम के लिए निकल जाइए। ऐसी सुविधा का वो ऑफर करते हैं, जो जिसका बजट कम भी होता है और सुविधाजनक होती है। लो बजट कैटेगरी के जो ट्रेवलर होते हैं उनके लिए ये B&B का जो है ऑप्शन बढ़िया माना जाता है। सर्विस एमिनिटीज जो है, जो सर्विस अपार्टमेंट जैसे रसोई के साथ, पूरी साज सज्जा के साथ, किचन इक्विपमेंट के साथ वो दे दिया जाता है और वो उसी सर्विस अपार्टमेंट में जो कस्टमर जाते हैं वो स्टे करेंगे और स्टे करने के बाद खुद ही जो है वहाँ पे अपने फूड को कुक कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये अपार्टमेंट होटल भी इनको कहा गया है। तो जनरली एयरबीएनबी वगैरह से जो है या booking.com से, या बहुत सारे बुकिंग ऐप हैं जिनके माध्यम से इस तरह के एकोमोडेशन बुक किए जा सकते हैं, जिसमें अगर वो ऑप्शन चूज करना चाहता है कि मैं सेल्फ कुकिंग करना चाहता हूँ स्टे के दौरान, तो उसके लिए वहाँ पे बर्तन होता है, बाकी वो मार्केट से सामान परचेज कर सकता है, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स परचेज करके, अनाज परचेज करके लाएगा और बना के खाएगा। फिर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जो है चेकआउट के बाद उसकी जो है क्लीनिंग होती है और रेडी फॉर द नेक्स्ट गेस्ट, वो दूसरे गेस्ट के लिए फिर तैयार रहता है। तो ये इसको जो है वेकेशन रेंटल्स, मतलब अवकाश किराए, यात्रियों के किराए पे दिए गए घर या अपार्टमेंट, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है एकोमोडेशन का, आवासीय व्यवस्था का, जो ठहरने का स्थान जो देता है। बुटीक होटल,
बुटीक होटल व्यक्तिगत सेवा के साथ अद्वितीय स्टाइलिश ग्रुप जो है अक्सर थीम पर या सौंदर्य शास्त्र पे ध्यान देने के साथ होता है। थीम बेस जो है बुटीक होटल जो है थीम बेस होटल होता है, किसी न किसी थीम पे। जनरली जो है ये अगर कोई रिलीजियस सेक्टर है, बुद्धिस्ट सेक्टर है, तो बुद्धिस्ट सेक्टर पे उस बुद्धिस्ट थीम से जो है रिलेटेड उसका कोई इंटीरियर भी वैसा ही करते हैं, डिजाइनिंग उसकी वैसे ही होती है, तो और उस तरह से प्रस्तुत करते हैं आवासीय व्यवस्था को। कौन कौन से फैक्टर हैं इस आतिथ्य उद्योग में जो फैक्टर टू कंसीडर इन द लॉजिंग, आवास में विचार करने के लिए कारक होते हैं? तो इसको हम ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि बजट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मतलब कास्ट, कीमत क्या है, बजट ठहरने के प्रकार और गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अगर पेइंग कैपेसिटी जिसकी अधिक है तो दे प्रीफर फॉर द लग्जरियस होटल, जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम है वो लग्जरियस होटल को छोड़कर जो है वो नॉर्मली बजट कैटेगरी के होटल पे जाते हैं, या धर्मशाला में जाएंगे, पीजी में जाएंगे, अपार्टमेंट्स में जाएंगे, बुटीक होटल। तो ये डिपेंड करता है कि उनका बजट क्या है। बहुत सारे टूरिस्ट जो है हेरिटेज होटल की डिमांड करते हैं और हेरिटेज फैसिलिटी की डिमांड करते हैं। तो जनरली राजस्थान वगैरह के जो होटल हैं, महलों को कन्वर्ट करके होटल बनाया गया, वो लग्जरियस और कास्टली है, और वो 5 स्टार ग्रेडिंग के भी हैं। उन होटलों की कीमत जो है, कमरों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह के होटलों को ध्यान में रख के वो बजट ही उसका मुख्य मुद्दा होता है। उसके बाद लोकेशन की भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आवास को विचार करने का कारण होता है कि क्या लोकेलिटी उसकी क्या है। जैसे मैंने बताया कि होटल है भी, तो होटल में जनरली अगर सी साइड पे होटल है तो सी व्यू रिजॉर्ट का जो है डिमांड करता है आदमी रूम, कि सी व्यू रिजॉर्ट के अगर रूम पॉसिबल हो तो उसके चार्जेस ज़्यादा लेते हैं होटल वाले, या पूल साइड पूल व्यू का रिजॉर्ट अगर हो, या कोई और नेचुरल ब्यूटी है उसके साइड का व्यू हो, तो ये प्रीफर करते हैं, और होटल के जो ओनर होते हैं वो उसका जो है एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। तो इसका जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पर्पज ऑफ स्टे क्या है, किस उद्देश्य से गए हैं, वो भी डिपेंड करता है। ठहरने का उद्देश्य छुट्टी बिताने गए हैं, व्यावसायिक पर्पज है, या अन्य कोई पर्पज है, तो उसके आधार पे भी लोग कमरों का चयन करते हैं, और वहाँ पे रुकने के लिए डेस्टिनेशन का भी और क्वालिटी का भी चयन करते हैं उसके हिसाब से भी। ग्रुप साइज, कितने बड़े समूह के लिए होटल की बुकिंग है। एमिनिटीज क्या क्या है, तो एमिनिटीज डिपेंड ऑन द बजट। बहुत सारे होटल हैं जो वाईफाई की सुविधा भी नहीं देते हैं, बहुत सारे होटल हैं जो वाईफाई की सुविधा के क्या, वो लग्जरियस जो होटल है वो दे प्रोवाइड द स्पा फैसिलिटी, मेडिसिनल बाथ होता है स्पा में, उसके बाद जो है जिम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारे आवासीय व्यवस्था है जहाँ पे सिंपल कमरे के साथ साथ जो है उनके फूडिंग की अरेंजमेंट नहीं होते, खाने के लिए आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा। लो बजट के होटल होते हैं, वो उन होटलों में डिपेंड करता है कि वाईफाई अगर है तो है, नहीं तो वाईफाई भी नहीं देते हैं। डाइनिंग की फैसिलिटी बहुत सारे में रहती है, किसी में नहीं रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि बजट के आधार पे वो क्या है, तो कैसा चूज करता है आदमी। अगर बाहर खाना खाना पसंद करेगा आदमी, कोई उसको बजट उस जगह के लोकल फूड या स्ट्रीट फूड को लाइक करता है, तो जनरली वो ऐसा ही अकोमोडेशन सर्च करता है जहाँ पे डाइनिंग की व्यवस्था जो है होटल के अंतर्गत नहीं हो, खाने की व्यवस्था अंदर नहीं हो, रेस्टोरेंट नहीं हो, बार नहीं हो, इस तरह की सुविधा ना हो। और एसेसिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट होती है, उस वहाँ तक पहुँचे कैसे होटल पे। बहुत जनरली राजस्थान का ही मैं फिर से उदाहरण दूंगा कि राजस्थान में आप वहाँ उदयपुर में जाइए तो लेक के अंदर बीचों बीच में होटल है, तो उस होटल पे जाने के लिए बोट से जाना पड़ता है। अब वो बोट से जाना, अगर कोई व्यक्ति फिजिकली फिट नहीं है, दिव्यांग है, तो वो कैसे जाएगा, तो उसकी सुविधा के अनुसार हम उसकी बुकिंग को ध्यान में रखते हैं। व्यक्ति अगर फिजिकली चैलेंज है, पीएच कैटेगरी में है, तो उसके अनुसार जो है हम उसको होटल का बुकिंग करते समय उसका ध्यान रखते हैं। अगर किसी की स्पेशल डिमांड है, स्पेशल रिक्वेस्ट है, तो उसके अनुसार उसको पेइंग कैपेसिटी के अंदर एसेसिबिलिटी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एसेसिबिलिटी के कारण मतलब हम उसको किस प्रकार से वहाँ पे उस एकोमोडेशन सेक्टर पे जो भी हमने चयन किया है वहाँ पे पहुँच जाए इन ईजी मैनर, इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फूड एंड बेवरेज, F&B सेक्टर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। फूड एंड बेवरेज का जो सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, ये भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। खाना, रेस्टोरेंट, जनरली जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो है ना, स्ट्रीट फूड लोग जो है, एक तो दो तरह के कैटेगरी में कस्टमर होते हैं।
एक तो जाएंगे वो लग्जरियस होटलों में जहाँ रुकते हैं वहीं पे खाना पसंद करते हैं। दूसरा ये एक होता है कि वो जाके वो लग्जरियस होटलों का खाना को पसंद नहीं करते, दे लाइक टू ईट ऑन द स्ट्रीट साइड, मतलब गलियों में या वहाँ के आसपास के जो फूड के स्टॉल हैं सड़कों के किनारे, वहाँ पे वो पसंद करते हैं खाना और उसका टेस्ट लेना चाहते हैं। तो उसके अनुसार जो है इसको फूड एंड बेवरेज सेक्टर को जो है हम बहुत के क्षेत्र को का बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इसको हम अलग अलग कैटेगरी से जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि टेबल सेवा के आधार पे ये F&B की जो है सर्विस है, टेबल सर्विस सिल्वर सर्विस होती है, जिसमें सिल्वर कोटेड क्रॉकरी प्लेट होती है या तो चांदी के प्लेट। वाराणसी के ताज होटल का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ताज में ये इसका जो है टेबल सर्विस में सिल्वर सर्विस करते हैं। चांदी के थाली में वो पूरी अच्छी बड़ी थाली होती है, उसमें जो है दे ऑफर द फूड और उसको उनका सर्व करने का जो है तरीका भी डिफरेंट होता है। अब वो ट्रेडिशनल मैनर में भी अगर किसी रीजन में जा रहे हैं स्पेशली, तो वो किस रीजन में जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं और किस तरीके की किस स्टाइल की सर्विसेज हमको चाहिए। अब इंडियन स्टाइल में जो है जो खाने का तरीका अलग होता है भारतीय परंपरा में, लेकिन वही वेस्टर्न में होटल इंडस्ट्री में देखते हैं कि खाने का तरीका अलग होता है। पानी राइट साइड रखा जाता है, वो खाने की प्लेट अलग, रोटी की जो है प्लेट होती है वो अलग तरीके से रखी जाती है। तो ये जो है भारतीय थाली का वो सिस्टम ही अलग है और वहाँ की खाने का फूड की क्वालिटी और सिस्टम अलग है, इसलिए उनके हिसाब से जो है ये खाने का सिस्टम अलग अलग है। इसलिए टेबल सर्विस जो है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग होती है। तो अमेरिकन इसमें जो सिल्वर सर्विस को मैंने बताया कि ये गेस्ट को चांदी के कोटेड प्लेट में या चांदी की प्लेट में जो है इसको उनका सर्विस किया जाता है। अमेरिकन सर्विस में फूड इज प्लेटेड इन द किचन एंड डायरेक्टली सर्व टू द गेस्ट। भोजन रसोई में चढ़ाया जाता है और फिर सीधे वहां अतिथि को परोसा जाता है रसोई के से ही। फ्रेंच सर्विस में क्या होता है कि फाइन डाइनिंग सेटअप वेयर मील्स आर प्रेजेंटेड इन मल्टीपल कोर्सेज। मतलब फ्रेंच सर्विस में वो उसका तरीका होता है कि भाई हम भोजन का जो परसने का जो सिस्टम है, पहले सूप देंगे, फिर सूप के बाद क्या देंगे, स्टार्टर में क्या देंगे, फिर स्टार्टर में के बाद जो है मील्स, अगर मेन कोर्स में जा रहे हैं तो उसमें भी क्या देंगे। उदाहरण के लिए अगर वेजिटेरियन है तो उसको वेजिटेरियन के हिसाब से, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से उसको प्रीफर करते हैं कि कौन सा तत्व जो है खाने का उसको पहले सर्व करते हैं। ये इसका ध्यान में रखा जाता है इस फ्रेंच सर्विस में। रशियन सर्विस भी जो है एक प्रकार से ये टेबल सर्विस है और फूड इज पोर्टेन ऑन द प्लेटर इन द किचन एंड प्लेस ऑन द टेबल फॉर गेस्ट टू सर्व देमसेल्फ। उस पे जो है भोजन रसोई की थाली में विभाजित किया जाता है और मेहमानों को खुद सेवा करने के लिए मेज पर रख दिया जाता है और वहां से खुद ही जो है वो निकाल के सर्व करके खाते हैं। दूसरा जो इसमें है वो सेल्फ सर्विस का है, स्वयं सेवा का, जिसमें कि हमारे इंडिया में अभी बहुत तेजी के साथ पॉपुलर हुआ है। बुफेट सर्विस जो है, बुफे जिसको कि बुफे सेवा बोला जाता है, इसमें खाने को डिफरेंट मेन्यू होते हैं, उस मेन्यू को एक साथ लगा दिया जाता है सजा के और वहां से जो खाने वाला है वो अपनी इच्छा अनुसार उसको जो चीज खाना है, जितनी मात्रा में खाना है उतना सेल्फ सर्विस स्वयं निकालता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है, खाता है वो। तो कैफेटेरिया सर्विस होता है। कैफेटेरिया सर्विस में एक स्वचालित प्रणाली जहां मेहमान अपना भोजन चुनते हैं और खुद बैठने से पहले उसका भुगतान करके जो है कैफेटेरिया में जैसे जाएंगे तो पहले भोजन मेन्यू से चूज करते हैं, चूज करने के बाद उसका पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद वो उसका खुद ही लेके खाते हैं। फास्ट फूड सर्विस में भी जो है यही किया जाता है, मतलब फूड इज ऑर्डर एट द काउंटर आफ्टर लुकिंग द मेन्यू और वहां से फिर हैंडेड ओवर द कस्टमर फॉर सेल्फ सिटिंग एंड टेक अवे। या तो वो खुद वहां से रिसीव करके फूड को फास्ट फूड में और वो टेबल पे जाके बैठ जाए या कहीं और जाके खा सकता है, लेके जा सकता है साथ में। तीसरी जो इसकी सर्विसेज है वो असिस्टेड सर्विसेज में, इतनी सहायक सेवा, मतलब बैंक्वेट सर्विस है। बैंक्वेट सर्विस मतलब बड़े पैमाने पे जो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, सिंपोजिया होती है, तो उसमें बैंक्वेट हॉल में एक साथ खाना जो है मेहमानों को बैठा के उसको खिलाया जाता है या
उसके ट्रेडिशन के हिसाब से उनको सर्व किया जाता है। तो बैंक्वेट सर्विस में जो है ये ध्यान रखा जाता है। रूम सर्विस मतलब रूम के अंदर डिमांडेड बाय द कस्टमर, और उसको रूम के अंदर ही खाने को सर्व किया जाता है, खिलाने की व्यवस्था की जाती है। जनरली ये कॉमन सभी होटलों में ये रूम सर्विस जो है कॉमन होती है, और डिपेंड ऑन द गेस्ट एंड डिपेंड ऑन द फूड, उसको वहाँ पे रूम में ही अवेलेबल कराया जाता है। टेक अवे सर्विस मतलब फूड इज प्रिपेयर्ड फॉर कलेक्शन और डिलीवरी इंस्टेड इन हाउस डीलिंग। डाइनिंग जो है मतलब वो अपने यहाँ से कहीं और बाहर भोजन बन रहा है और डिलीवरी के लिए वो तैयार किया जाता है, वहाँ पे जहाँ पे डिलीवरी के जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे डिलीवरी करके उसका भोजन कर उपयोग किया जा सकता है। चौथी जो इसकी व्यवस्था है वो स्पेशलाइज सर्विस मतलब विशिष्ट सेवा। विशिष्ट सेवा मतलब कि थोड़ा वीवीआईपी जो अरेंजमेंट होता है फूडिंग का जो है, फूड एंड बेवरेज का, जिसको कि ग्रेडियंट सर्विसेज बोलते हैं। इसमें इंटरैक्टिव डाइनिंग वेयर फूड इज कुक्ड और फिनिश्ड एट द टेबल। मतलब बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो दूर से पका के किचन से लाके सर्व नहीं किए जा सकते हैं। उनमें से आपको फूड का जो है ताज़ा बनते हुए दिखना चाहिए, तो वो आपकी टेबल पे ही उसको अरेंजमेंट कर देते हैं कुकिंग का, और वहीं पे उसको कुक करके और सामने तुरंत आपके सामने वो परस देते हैं। ट्रॉली सर्विस है। ट्रॉली सर्विस में उसमें क्या होता है कि ट्रॉली के अंतर्गत जो फूड है उसको भर के और अपने गेस्ट के लिए जो है मोबाइल के तरीके मोबिलिटी मतलब मूवेबल व्यवस्था के साथ जो है उसको सर्व करने की व्यवस्था की जाती है। बटलर सर्विसेज जो है, बटलर सर्विसेज में ये उच्च अत्त सेवा जहां भोजन सावधानी पूर्वक चढ़ाया जाता है और व्यक्तिगत के द्वारा परोसा जाता है। इसमें हाई एंड सर्विस वेयर मील्स आर मल्टीप्लिसली प्लेटेड एंड सर्व बाय पर्सनल बटलर्स। अतिथि उद्योग में खाद्य और पेय एंड F&B क्षेत्र में जो है क्या है, खाद्य और पेय के अंतर्गत हम देखते हैं तो मेन्यू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो मेन्यू होता है उसका योजना और विकास। तो क्रिएटिंग बैलेंस एंड द अपीलिंग मेन्यू बेस्ड ऑन द कस्टमर परफॉर्मेंस, ग्राहकों की प्राथमिकता के आधार पर संतुलित और आकर्षक मेन्यू बनाना। उसके बाद मौसमिक सामग्री और ट्रेडिंग पाक शैलियों को शामिल करना। आवश्यकताओं के लिए पोषण मूल्य और आहार विकल्प सुनिश्चित करना। ये कुछ मेन्यू का है। दूसरा जो है फूड एंड बेवरेज का जो सेक्टर है उसमें फूड प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान दिया जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल ध्यान देते समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि ओवरसीइंग इन द किचन ऑपरेशन टू मेंटेन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, किचन के खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए रसोई के संचालन का देखरेख करना चाहिए। एंड मीनिंग इन्वेंट्री एंड सोर्सिंग हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, मतलब अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग करना चाहिए। इंप्लीमेंटिंग पोर्शन कंट्रोल एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन डिशेज। उसके बाद ध्यान रखना चाहिए कि सर्विस एंड कस्टमर के एक्सपीरियंस पे, सेवा और ग्राहक के अनुभव को हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें ट्रेनिंग स्टाफ हो, पेशेवर सेवा देने वाले के लिए प्रशिक्षण कर्मचारियों का जो है समय समय पे होते रहना चाहिए। एंड मैनेजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, बीच में जो है उसको रसोई और सेवा टीमों के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए। उनके बीच में आपसी समन्वय ठीक हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कास्ट कंट्रोल का भी ध्यान रखा जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बजट को मूल्य निर्धारण की रणनीतियां तय की जाती है और भोजन की बर्बादी को नियंत्रित करना और परिचालनों को खर्चों को कम करने की व्यवस्था पे ध्यान रखा जाता है। विक्रेता जो होता है अनुबंधों और खरीद का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने पे ध्यान रखा जाता है। हाइजीन और सेफ्टी के सेक्टर में जो है इसके लिए प्रॉपर तरीके से हाइजीन हस्त प्रक्षालन जिसको बोलते हैं कि हाथ की बार बार सफाई वो ध्यान में रखना, सेफ्टी सुरक्षा का ध्यान में रखना, रेगुलेटरी जो है नियमित जो स्वच्छता के जो नियम बनाए गए हैं उनका ध्यान रखना, स्टाफ की ट्रेनिंग की हाइजीन को कैसे मेंटेन रखेंगे, और पर्सनल हाइजीन और उसके बाद फूड हाइजीन दोनों का जो है और प्लेस हाइजीन, इसका भी ध्यान में रखना चाहिए। इवेंट एंड कैटरिंग मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। भोजन जो है जैसे कारपोरेट के लिए कोई कारपोरेट मीटिंग वगैरह हो रही है उसके लिए भोजन बनाना जो है इवेंट या कैटरिंग की उसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। वेडिंग्स के लिए या बर्थडे पार्टी है, कॉन्फ्रेंसेज है, उसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके लिए कोऑर्डिनेट द लॉजिस्टिक टू इंश्योर सेमलेस इवेंट एग्जीक्यूशन, यानी निर्बाध घटना निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए भी रसद का समन्वय करना पड़ता है। आतिथ्य उद्योग में मनोरंजन का भी एक रिक्रिएशन है, एंटरटेनमेंट। मनोरंजन मतलब रिक्रिएशन का मतलब भी होता है इंजॉय और मनोरंजन, इसलिए मनोरंजन और मनोरंजन दिख रहा है यहाँ पे।
recreation and entertainments are integral component of the hospitality industry, and it's designed to enhance guest experience and create memorable stay. ये अतिथि का जो है मेमोरेबल स्टे पे ध्यान देता है। रिक्रिएशन इन हॉस्पिटैलिटी पे इसका विशेष ध्यान रहता है। आउटडोर एक्टिविटीज पे विशेष रूप से एक्टिव रहते हैं, जैसे कि हाइकिंग, वाटर स्पोर्ट्स, नेचुरल ट्रेल्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह जो है। इंडोर फैसिलिटीज जैसे कि स्विमिंग पूल है, यात्रा है, पानी का खेल है, प्राकृतिक ट्रेल्स है और साहसिक यात्राएं, साहसिक खेल होते हैं, तो वो सब इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मनोरंजन के लिए। कल्चरल एक्सपीरियंस भी, कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल इवेंट, स्थानीय परंपराओं से जुड़े हुए ट्रेडिशनल सॉन्ग वगैरह है, ट्रेडिशनल म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल करना, ये सभी जो है कल्चरल एक्सपीरियंसेज में आते हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, टेनिस कोर्ट, इंडोर गेम एंड आउटडोर जैसे कि गोल्फ वगैरह जो रिजॉर्ट वगैरह में अरेंजमेंट किए जाते हैं, तो उस पर उसका भी जो है ध्यान में रखा जाता है। इंटरटेनमेंट इन हॉस्पिटैलिटी को हम जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसका जो है लाइव परफॉर्मेंस, संगीत, नृत्य, कॉमेडी और थिएटर शो वगैरह होते हैं। थीम्ड इवेंट भी बहुत पॉपुलर होते हैं, जैसे मौसमी समारोह, पोशाक पार्टियां और सांस्कृतिक कल्चरल नाइट्स जो जिनको बोलते हैं, तो वो इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, पाक कला की कक्षाएं, उसके बाद कार्यशालाएं, उनका डिजिटल इंटरटेनमेंट, इन रूम सिस्टम, गेमिंग जोन आदि जो है इसका डिजिटल इंटरटेनमेंट में आते हैं। ये इंपॉर्टेंस इन हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य का में महत्व इसका क्या है, तो देखते हैं कि इनहैंस द गेस्ट सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के जो संतुष्टि होती है उसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकरेज लॉन्गर स्टे, लंबे समय तक स्टे के लिए उनको प्रोत्साहित करती है। ओवरनाइट स्टे, मैक्सिमम नाइट स्टे बढ़ता है, इससे जो है बिजनेस बढ़ता है। बूस्ट रेवेन्यू को बूस्ट करने में इसकी मदद करती है। डिफरेंशिएट द ब्रांड, और ब्रांड को जो है अलग करने में भी इसका मदद होता है। फ्यूचर ट्रेंड में अगर देखते हैं तो फ्यूचर ट्रेंड में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जो टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी का एकीकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें स्मार्ट तरीके से इंटरटेनमेंट की व्यवस्था में जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब इको फ्रेंडली एक्टिविटीज लाइक नेचर वॉक एंड वर्कशॉप वगैरह जो है, कार्यशालाएं वगैरह इसमें होती रहती हैं। पर्सनलाइजेशन जो है व्यक्तिकरण अतिथि वरीयताओं को आधार पर अनुकूलित अनुभव को देता है। तो अतिथि उद्योग में अगर इवेंट को हम देखते हैं तो इवेंट इज आल्सो एक इम्पॉर्टेंट घटना है, कार्यक्रम होता है। एंड टाइप्स ऑफ इवेंट अगर हम देख रहे हैं तो इसमें अतिथि में घटनाओं के प्रकार में कारपोरेट इवेंट्स इंक्लूड द कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, प्रोडक्ट लॉन्चेज एंड टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। सम्मेलन सेमिनार का होता है। फोकस्ड ऑन नेटवर्क मतलब नॉलेज शेयरिंग और बिजनेस ग्रोथ पे जो है इनका ध्यान होता है। ऑफन होस्टेड इन द हॉस्टल, कन्वेंशन सेंटर एंड रिजॉर्ट्स। इनका जो अतिथि उद्योग का जो कार्यक्रम है, इवेंट है, उसमें जो सोशल इवेंट है, कल्चरल एंड कम्युनिटी इवेंट। सोशल इवेंट मतलब शादियां हैं, वर्षगांठ है, मैरिज एनिवर्सरी जिसको बोलते हैं, या बर्थडे पार्टी है, ये जो है सोशल इवेंट में आ जाते हैं। कल्चरल इवेंट्स या कम्युनिटी इवेंट्स में जो सांस्कृतिक सामुदायिक कार्यक्रम, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया, होली का फेस्टिवल ज्वाइंटली मना रहे हैं या ईद का फेस्टिवल मना रहे हैं, वो या कुछ इस तरह के जो अपने कल्चर के हिसाब से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो वो उसके अंतर्गत आते हैं। सो केस लोकल इन ट्रेडिशन इन अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट इवेंट। खेल और मनोरंजन कार्यक्रम जैसे खेल होते हैं उसको भी इंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। लाइव खेल वगैरह देखने के लिए, जैसे क्रिकेट का मैच है, फुटबॉल का मैच है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द इवेंट ऑल्सो। एंड ट्रेड शो एंड एग्जीबिशन, व्यापार शो और प्रदर्शनी भी इसके अंतर्गत आती है। व्यापार शो, बहुत बड़े बड़े ट्रेड शो लगते हैं, जैसे टेबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लगते हो ट्रेड शो, या कल्चरल ट्रेड शो लगते हैं, इवेंट होते हैं उसमें ट्रेड शो लगते हैं, व्यापार मेले, पुस्तक मेला लगता है, मैंगो फेस्टिवल होता है, काइट फेस्टिवल होता है। तो इस तरह के जो होते हैं एग्जीबिशंस बहुत सारे लगाए जाते हैं, पुस्तक प्रदर्शनी वगैरह होती है, या ट्रेड फेयर में जैसे ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेशन कंपनियों का जो है, टूर ऑपरेशन कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी मीटिंग करते रहते हैं। इस प्रकार से इंपॉर्टेंस जो है इसका जो है महत्वपूर्ण है कि इनहांस द गेस्ट एक्सपीरियंस और बूस्ट द रेवेन्यू, आर्थिक लाभ भी इससे मिलता है, रेवेन्यू बढ़ाता है। प्रमोट ब्रांड रिकग्निशन, और जिस जगह ये इसको हॉस्पिटैलिटी में इसका जो है प्रयोग होता है, इवेंट की सुविधाएं जो देते हैं उनका जो है ब्रांड रिकग्नाइज होता है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। सपोर्ट लोकल इकोनॉमी, और इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू जो है लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं इकोनॉमी को, इंडीज करते हैं होस्ट पॉपुलेशन को वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। जो की इवेंट है, जो वेन्यू सिलेक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें।
टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मतलब तकनीकी का प्रयोग क्या है, प्रौद्योगिकी एकीकरण, दृश्य कला, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण कारक है इसमें। स्थिरता मतलब धारणीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए इवेंट का जो है प्लान करते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स इसका जो है अतीत कार्यक्रमों में भविष्य के रुझान को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि हाइब्रिड इवेंट्स होता है। सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी ड्राइवन एक्सपीरियंस, ये आज हमने जो है आपको मॉड्यूल 6 का आपके बीच में जो उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं हॉस्पिटैलिटी के, उस पर चर्चा किया और आपने ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।